मित्रों नमस्ते। आज आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ कक्षा 9 के पाठ काव्यखंड के ग्रामश्री को लेकर के। ग्रामश्री पाठ यह कविता कोरोना काल के बाद सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से निकाल दी थी। तदुपरांत पुनः इसको जोड़ दिया गया है। इस कारण से चैनल पर इस कविता का वाचन नहीं हो पाया। तो आज आपके समक्ष प्रस्तुत है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री। तो आइए सबसे पहले कवि का परिचय हम जानेंगे। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। वे बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने 1916 से लेकर 1977 तक साहित्य की सेवा की और 1977 में उनका निधन हो गया। पंत जी ने गद्य पद्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियां वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योत्सना। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, हार। पंत जी प्रकृति प्रेमी, मानवतावादी, संवेदनशील, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान रखने वाले कवि थे। प्रकृति चित्रण में वे अद्वितीय थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। प्रकृति प्रेमी कवि पंत की भाषा खड़ी बोली, जिसमें मधुरता और सरसता है। उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की प्राधान्यता है। उन्होंने अपनी रचना में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य बढ़ गया है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फूल फलों से लदी डालियां, बाग बगीचों में नाना प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा करते पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण हुआ है कि इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। आइए देखते हैं उनकी कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रुधिर है राह झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। प्रस्तुत पद्यांश में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली होती है और चारों तरफ फैली हुई है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरे भरी धरती पर फैला नीला यह आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। आगे कवि अग्रिम पंक्ति में कहता है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, हर हर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फैली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इस पद्यांश में कवि कहते हैं, गांव के सौंदर्य को देखकर लगता है जैसे धरती खुशी और रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधों में बालियां निकल आई हैं। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां करघनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। चारों ओर सरसों के फूल हैं, जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलाव सी कली नीले नीले फूल निकलने लगे। आगे कवि कहता है अग्रिम पंक्तियों में,
रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छेमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। यहाँ कवि कहता है, खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, वहीं बगल के खेतों में बैंगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर लग रहा है जैसे मटर सखियों के साथ खेलती हंस रही है। मटर में फलियों को देखकर लगता है वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। जैसे पेटी में रत्न को रख दो ना, तो ऐसे मटर की जो फली है उसमें ऐसे लग रहा है कि मटर के दाने छिपे हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। उनको देखकर लगता है मानो फूल ही उड़ उड़ कर वृत्तों पर जा रहे हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत रुकी डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मत वाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि प्रकृति के वर्णन को करते हुए कहते हैं, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग से मंजरियां आ गई हैं। मंजरी अर्थात मंजरी को कहते हैं बौर। आम फल आने से पहले जो फूल आता है ना उसको मंजरी या बौर कहा जाता है। एक और आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है, क्योंकि कहते हैं कोयल केवल आम के पेड़ पर बैठती है। तो जब आम पर मंजरी आने लगी है तो कोकल मदमस्त होकर के मदमाती होकर के चारों तरफ घूम रही है। फूल आने से कटहल महक उठा है, जामुन के फूल अभी अध खिले हैं, जंगल में झरबेरियां लद गई हैं। झरबेरी एक पेड़ होता है, बेर होता है ना, बेर बड़ा होता है और झरबेरी छोटा सा पेड़ होता है और उस पर छोटे छोटे बेर आते हैं, इसलिए उसे झरबेरी कहते हैं। आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं, एक और जहाँ नींबू अनार आदि फलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियां भी तैयार हो चुकी हैं। अर्थात केवल फल ही नहीं, सब्जियां भी गांव में दिखाई दे रही हैं। प्रकृति का वर्णन कवि कवि ने आगे किया है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरुकी डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहता है, अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे अर्थात चित्तियां पड़ गए हैं। बेर पककर सुनहले और मीठे हो गए हैं। आमले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। खेतों में हरी हरी पालक लहरा रही है, पालक लहराने लगा है, धनिया महकने लगा है। धनिया के पास से अगर हवा गुजरती है ना तो उसकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है। लौकी और सेम की लताएं फल कर फैल गई हैं। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी बड़ी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। आगे कवि कहता है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलेंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरसाख पुलिन भर, मगरौठी रहती सोई। कवि यहाँ कहता है, गंगा की सतरंगी रेती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सांपों के आने जाने से बन गई हों। जब सांप सरक कर जाता है तो रेती पर लाइन बन जाती है, पंक्ति बन जाती है। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती, सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं, जिसे देखकर मानो लगता है वे अपने बालों में कंघी कर रहे हों। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक है विद्यार्थी के 5 लक्षण में, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें कहते हैं विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, थोड़ा खाने वाला, अल्पाहारी और घर से ज़्यादा मतलब ना रखने वाला। इसमें
जो दूसरा बिंदु है उस पर चर्चा यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है ना कि अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। बगुला, बगुला कहते हैं बड़े ध्यान से तालाब में जाता है और इस तरह से एक पैर नीचे और एक ऊपर करके बैठ जाता है। और ऐसी किंवदंती है कि बगुला शिव, शिव, शिव जपता रहता है। मछलियाँ सोचती हैं, अरे शिव जी का कोई बड़ा भक्त आया है, चलो दर्शन करके आते हैं। तो जैसे ही बगुला के पैर के पास मछलियाँ आती हैं और बगुला मुख से शिव, शिव, शिव जप रहा है और उसका ध्यान अपने पैर पर है। जैसे ही पैर के पास मछली आती है, बगुला तुरंत उसको पकड़ के अपने मुख में डाल लेता है। तो कहते हैं कि उस समय जब उसे कोई मछली प्राप्त नहीं होती है ना, तो अपने पैर से बार-बार अपने बालों को ऐसे संवार रहा है। तो वही चर्चा यहाँ पर की गई है कि पानी में खड़ा बगुला अपने सिर को खुजला रहा है, जैसे लग रहा है कि वो अपने बालों में कंघी कर रहा है। बहते पानी में सुरसावक तैर रहे हैं, सुर यानी चक्रवाक। रेतीले किनारे पर मगरौठी नामक पक्षी सोया हुआ है। अंतिम पद में कवि कहता है, हस मुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली मैं निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम तिस पर नीला नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा, हरियाली पर धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है वह हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठती है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसा कर सो गए हों। जैसे ही मनुष्य को जब आलस आता है ना तो वो लेट जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि धूप और हरियाली दोनों अलसा करके दोनों सो गए हों। ओस से रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डिब्बे सा लग रहा है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है, जो नीलम के आवरण जैसा है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। मित्रों, गांव का जो माहौल है ना, गांव का जो वातावरण है, वो वस्तुतः अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ वर्ष पहले जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय हमें मिलता है कि बड़े-बड़े शहरों से लोग गाँव की ओर पलायन करने लगे और जब वो गाँव पहुँचे, तो गाँव में सुकून से रहे। जो लोग लाखों का बिज़नेस, व्यवसाय शहरों में कर रहे थे, जब गाँव पहुँचे, तो वो गाँव के ही होकर रह गए और फिर लौटकर वापस शहर नहीं आए। मुंबई, दिल्ली आदि अनेक बड़े-बड़े महानगरों में ना जाने कितने लोग जब कोरोना काल में गाँव गए, तो लौट कर के गाँव से वापस नहीं आए। कहने का तात्पर्य ये है कि गाँव का जो आनंद है, गाँव का जो वातावरण है, वो कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम इस कविता के माध्यम से गाँव के प्रति अपने हृदय में प्रेम बढ़ाएँ, गाँव के प्रति अपने मन में श्रद्धा सँजो कर के रखें, क्योंकि गाँव का जीवन वस्तुतः आनंददायक होता है। वो आनंद शहर के इन छोटे-छोटे मकानों की संस्कृतियों में, फ्लैट संस्कृति में नहीं मिल सकता। जो आनंद गाँव के वातावरण में प्राप्त होता है, वो कभी शहर में प्राप्त नहीं हो सकता। गाँव में सुविधाएँ कम होती हैं, पर सुख, आनंद, विश्वास, एक-दूसरे के प्रति सहयोग खूब होता है। तो आइए, इस कविता के माध्यम से हम अपने हृदय में ग्रामीण संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव जगाएँ और गाँव में रहने वाले अपने इष्ट मित्र और अपने जो परिजन हैं, उनके प्रति समर्पित रहें, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। आइए, इस कविता का यही भाव है, यही इसकी प्रेरणा है कि हम अपने गाँव को जानें, गाँव को मानें, गाँव को समझें और गाँव की संस्कृति को अपने जीवन में धारण करें। आशा है कविता का वाचन आपको जल्दी समझ में आया होगा और जिनको समझ में ना आया हो, जिनको कविता में कोई भी शंका हो, डाउट हो, कमेंट में लिखें, वहाँ पर आपका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।